Good morning students. Today we will discuss about short run equilibrium output. इस चैप्टर में हम शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। ये आपका इकोनॉमिक्स का 8 चैप्टर है। इस चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। शॉर्ट रन का कंसेप्ट क्या होता है और आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है। जो दो इसकी मेन अप्रोच है, ए एस इज इक्वल टू ए टी, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और एस इज इक्वल टू आई मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट है। उसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम आता है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल अप्रोच और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा शॉर्ट टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म मेनली वो टाइम पीरियड होता है जो लेस देन 1 ईयर माना जाता है, मतलब बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है, जिसमें हम सिर्फ अपने जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनको चेंज कर पाते हैं, और जो भी हमारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर पाते। यहाँ केन्स के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग केन्स के अकॉर्डिंग क्या है, शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम during which technology plays no role in the determination of output in the economy. It means क्या है कि जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तरीके से हमारा फिक्स फैक्टर होता है। हम शॉर्ट रन में सिर्फ हमारे वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल फैक्टर हमारे यहाँ पर क्या होगा, लेबर। लेबर वेरिएबल फैक्टर है। लेबर को हम किससे मेजर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, तो शॉर्ट रन में हम सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल फैक्टर होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, और जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने फिक्स फैक्टर माना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो एक इंडस्ट्री अपने शॉर्ट रन में सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकती है। टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और जीडीपी। कंसेप्ट क्या है इसका, इक्विलिब्रियम आउटपुट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी वेयर, कहाँ पर माना जाता है इक्विलिब्रियम, जहाँ पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है। तो जो लास्ट आपका चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों को अच्छे से डिस्कस किया है। आपको पता है कि वो क्या होते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप किसी इंडस्ट्री में, एग्रीगेट डिमांड क्या है आपकी, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द लेवल ऑफ जीडीपी दैट अ बायर विश टू बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में जो बायर जितने की प्लानिंग करता है कि वो कितना परचेज करना चाहता है, गुड्स पे कितना खर्च करना चाहता है, वो आपका एग्रीगेट डिमांड होता है। और एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई का मीन्स क्या है कि डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट, कितना प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर करने की प्लानिंग करता है विद इन 1 ईयर में। तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड हुआ। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ माना जाता है, जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ वाई हमारा किसके इक्वल होता है, वाई डिनोट करता है इनकम को। तो जितनी इनकम होगी एक प्रोड्यूसर की, उतना ही वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और उतना ही वो सप्लाई कर पाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई को हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं वाई के, तो वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। सेकेंड जो हमारी अल्टरनेटिव अप्रोच है वो है एस इज इक्वल टू आई, मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए, जैसे हमने पीछे देखा है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी, और y को हम किसके इक्वल मानते हैं, c प्लस एस। सी का मतलब क्या होता है, कंजप्शन, और s का मतलब होता है सेविंग। y क्या थी हमारी, इनकम थी। y जितना भी हम लोग इनकम हमारे पास होती है उसमें से या तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं या फिर हम उसको सेव कर लेते हैं। तो y हमारी किसके इक्वल होती है, c प्लस एस के इक्वल। तो ए डी हमारे किसके इक्वल होती है, c प्लस आई की इक्वल होती है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन को इक्वली रखते हैं, तो यहाँ से c को इधर लेके आएंगे, c माइनस हो जाएगा, और s इज इक्वल टू
आई आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। ये हमारी अप्रोच थी। AS इज इक्वल टू AD जो हमारी अप्रोच है, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। डायग्राम में देखिए AS हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब टोटल मार्केट की जितनी सप्लाई होती है, और ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल को इंडिकेट करती है फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि जो हमारी सप्लाई होती है वो किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होती है। और हमेशा जो रिलेशन होता है एग्रीगेट सप्लाई का और जीडीपी का, वो आइडेंटिकल टू ईच अदर होते हैं। आइडेंटिकल टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जीडीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे ये देखिए डायग्राम के थ्रू, इसमें एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे है हमारी इनकम, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाई गई है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम 30 है तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, 30 है, ये पॉइंट आ जाता है। जैसे ही इनकम बढ़ के 50 होती है तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हो जाती है, 50 होती है। और हमेशा आप इस चैप्टर में याद रखोगे कि जो हमारी इनकम है, जो एग्रीगेट सप्लाई है, वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, इसीलिए 45 डिग्री पे ये हमेशा आपकी इनकम या एग्रीगेट सप्लाई को शो करेगा। यहाँ पर डिमांड हमारी किसको डिनोट करती है, डिमांड डिनोट करती है हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर को, मतलब जितना हम गुड्स पे 1 ईयर में एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, वो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है। इस चैप्टर में हमें ये मान के चलना है, यहाँ पर जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमारी हमेशा फिक्स होती है। 20 हमने इन्वेस्टमेंट को माना है और वो फिक्स होगी, तो ये एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची जाएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि जितनी भी हमारी इनकम होती है उसमें से कुछ पार्ट कांस्टेंट रेट पे हम उसको क्या करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, आपकी इनकम को शो किया गया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या किया गया है, कंजप्शन को। वाई एक्सिस पे आपका कंजप्शन है और एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, जीडीपी है। इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, ये वाई वाली जो लाइन है ये आपकी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, जिसे हमने पहले देखा था कि ये 45 डिग्री के एंगल पे ही बनती है। उसके बाद आता है हमारा कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या होता है, कंजप्शन भी बढ़ने लगता है। लेकिन एक लेवल के बाद ये देखिए, यहाँ से जैसे 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 हमारी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम क्या कर देते हैं, कंजप्शन को कुछ कम कर देते हैं, क्योंकि हम उसमें से क्या करने लगते हैं, जो इनकम है उसमें से कुछ पार्ट हम सेव करने लगते हैं। तो ये देखिए, जब हमारी इनकम जीरो भी होती है, अगर हमारी इनकम जीरो है तो भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है। कंजप्शन हमारा कितना है, 30 है। ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन बोला जाता है, क्योंकि चाहे हमारी कुछ भी इनकम ना हो लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए हम कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो पैसा हम कहीं से लोन की फॉर्म में ले या कैसे भी अरेंज करें उसको, तो वो हम कंज्यूम करते हैं। तो ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ मिनिमम हमारा कंजप्शन होता है। तो देखिए, जैसे जैसे ये हमारी इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे क्या है, हमारा कंजप्शन बढ़ता जाता है, और एक लेवल पे जाके ये क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, कि जितना हम कंज्यूम करते हैं जितनी हमारी इनकम है उतना ही हम कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी इनकम और ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाता है, उससे कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से फिर हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। ये देखिए, ये आपको एक कंबाइंड डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें साइड में आप इस टेबल को देख सकते हो। इस टेबल में देखिए, यहाँ पर पहले आपको क्या दी गई है, इनकम दी गई है, उसके बाद क्या है, सी मतलब आपका कंजप्शन दिया गया है। पहले इनकम है, उसके बाद आपका कंजप्शन है, फिर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट देखिए हमेशा क्या मानेंगे, हम इक्वल ही मानेंगे, और उसके बाद आपका क्या निकलता है, एडी निकलता है। तो जो आपकी वाई है, इनकम है, वो हमेशा उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल ही होगा। जैसे 20, 40, 60, 80 आप ऐसे ही लेंगे, ठीक है। अगर आप 50, 100, 150, 200 ऐसे भी ले सकते हैं, तो मतलब जो डिफरेंस इसके बीच में होगा वो इक्वल होगा, तभी ये 45 डिग्री के एंगल पे बनती है। उसके बाद हमारा जो कंजप्शन है, कंजप्शन देखिए, जैसे जैसे हमारी क्या हो रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंजप्शन भी हमारा बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, इक्वल है। फिर हम एडी निकालते हैं। एडी का फॉर्मूला क्या था, C+I, कंजप्शन प्लस
इन्वेस्टमेंट। तो मतलब जितनी हमारी इनकम होती है उसमें से कुछ हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको अगर जोड़ते हैं तो वो हमारी एडी निकलती है। अब इसको डायग्राम पे हम शो करेंगे। तो ये देखिए डायग्राम पे 45 डिग्री के एंगल पे ये हमारी क्या है, एएस, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, अपनी इनकम बोलेंगे। उसके बाद आई पे क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद ये देखिए ये हमारा आता है सी पे क्या आता है हमारा, कंजप्शन जो हमारा है वो कितना है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे होता है, ठीक है। अब कंजप्शन में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20-20 की है, और हर बार 20-20 प्लस किया जाता है तो हमारा एडी लाइन निकल के आती है। एडी ये है, ये किसके इक्वल है, सी प्लस आई के इक्वल है। तो आई हमारा कितना है, 20। तो ये कांस्टेंट रेट से एक पैरेलल लाइन होगी, बिल्कुल सी के पैरेलल। गैप जो इसके बीच में ये जो गैप है ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा लास्ट तक, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो भी क्या है, इक्वल है। तो ये कंबाइंड डायग्राम है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हो अपने इस कंसेप्ट। एक और डायग्राम आपको दिया गया है, ये डायग्राम सारे आपके रिलेटेड ही हैं। इस डायग्राम में भी देखिए आपने एएस बनाया है और एडी बनाया है, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये है ई पॉइंट। ये ई पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब देखिए कई बार हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ए एस इज इक्वल टू ए डी, तो सिर्फ वहाँ पर ही इक्विलिब्रियम क्यों होता है। सिचुएशन तो हमारी दो और सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे ए एस ग्रेटर देन ए डी या फिर ए एस लेस देन ए डी, तो ये सिचुएशन भी होती है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता, तो यहाँ पर कुछ रीजन है जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर एग्रीगेट सप्लाई वो ज़्यादा है, किससे है, डिमांड से, अगर वो ज़्यादा है। ये देखिए कि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड नहीं है तो जो कंज्यूमर है वो गुड्स को परचेज नहीं करेंगे, और जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसके पास बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा। तो ये जो भी अनवांटेड स्टॉक है उसकी कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा एक प्रोड्यूसर को, जिससे उसे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उसने बहुत सारा सामान बना लिया है। वो सप्लाई कर सकता है लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो वो सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उस स्टॉक को उसे संभाल कर रखना पड़ेगा, जिसके लिए उसके ऊपर उसकी कॉस्ट आएगी। तो इस केस में भी प्रोड्यूसर को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और इस लॉस की कंडीशन में क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर फेल हो जाती है। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई है वो कम है एग्रीगेट डिमांड से, तो अगर ये देखिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के लिए अनफुलफिल्ड डिमांड होती है। वो डिमांड है उसके प्रोडक्ट की लेकिन वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता। अगर वो उसको फुलफिल कर सकता तो वो इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। तो यहाँ इस सिचुएशन में उसको जो उसका पोटेंशियल प्रॉफिट है जो वो अर्न कर सकता था, वो प्रॉफिट वो अर्न नहीं कर पाता, तो उस प्रॉफिट का भी इसे लॉस हो रहा है। तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर फेल हो जाती है। इस कंडीशन में भी जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस होता है, तो यहाँ पर भी हम इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमारा क्या होगा, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होती है। अब हम अपनी सेकंड अप्रोच एस इज इक्वल टू आई को डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इस टेबल में देखिए कि आपको इनकम दी गई है, जीडीपी दिया हुआ है, कंजप्शन दिया हुआ है, आपका सेविंग है, और आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये देखिए कि जब आपकी जो इनकम है, इनकम आपकी कितनी है, 0 है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन ज़रूर करते हैं, तो वो कंजप्शन कौन सा होता है, आपका ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। और जितना वो कंजप्शन है वो हमारा माइनस में आ जाती है सेविंग, -30 की क्या होगी, सेविंग होगी, क्योंकि जब भी हम सेव करेंगे, इनकम होगी हमारी, तो जो पैसा यहाँ पर हमने कंज्यूम किया है वो हमने कहीं से लेकर ही किया है, वो पैसा हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई इनकम नहीं थी। तो हम पहले उस सेविंग में से क्या करेंगे, इस वाली जो ये ऑटोनोमस कंजप्शन है उसको लेस करेंगे, तो ये सेविंग हमारी क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, और ये क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जैसे हमारी यहाँ पर इनकम बढ़ती जाएगी हमारा कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा, और सेविंग हमारी पहले माइनस में है, फिर 0 हो जाएगी, और उसके बाद फिर सेविंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए डायग्राम है, इसमें एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे है आपकी
इनकम और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, कांस्टेंट होती है। सेविंग देखिए, सेविंग क्या कहा था कि जितना आपका कंजप्शन होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या था, 30 था। अगर ऑटोनोमस कंजप्शन जितना होगा, सेविंग उतनी ही नेगेटिव में होती है, तो -30 क्या है, आपकी सेविंग है। सेविंग यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी और फिर ये ऊपर जाएगी, पहले नेगेटिव में होती है, उसके बाद फिर ये 0 पे आ जाती है और फिर ये बढ़ना स्टार्ट कर देती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, वो पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है। ये पॉइंट आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अब जिस टाइप से हमने एडी और एएस के इक्विलिब्रियम की 2 सिचुएशन पढ़ी थी, वैसे ही इसमें भी देखते हैं। अगर सिचुएशन ये हो कि हमारी सेविंग ज़्यादा है हमारी इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा, क्या उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता? उस सिचुएशन में भी जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको लॉस होता है। वो क्यों होता है? देखिए, अगर हमारी सेविंग बहुत ज़्यादा है, सेविंग हमारी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट हमारी कम है, मतलब हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं उन पर हम एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, तो हम कम चीज़ें खरीदेंगे। अगर हम कम गुड्स खरीद रहे हैं तो इससे जो हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास फिर से क्या हो जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक बचा रहेगा, और जो ये अनडिजायर स्टॉक है उसको मेंटेन करने के लिए फिर से उसकी कॉस्ट आती है, और उस सिचुएशन में भी क्या होगा, उसको लॉस ही होगा। इसी टाइप से हमारी दूसरी, इस सिचुएशन में क्या है, इसमें भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, बहुत डिमांड है मार्केट में, और जो प्रोड्यूसर है वो इस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता। अगर वो इस डिमांड को फुलफ़िल कर पाता तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता, हायर आउटपुट देने पड़ते, और जिससे उसको इनकम ज़्यादा होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो इसलिए उसे इसका लॉस होता है, और ये सिचुएशन भी हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं हो सकती। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम एस एंड इक्विलिब्रियम आई व्हेन वाई इज इक्वल टू 4400, MPC इज इक्वल टू 0.75 एंड C इज इक्वल टू 100। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू C प्लस एस। y इज इक्वल टू C प्लस एस है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस C। C उस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू हमें दी गई है 4400 और C की वैल्यू दी गई है 3400, तो हमारा s क्या निकल के आता है, 1000। और s इज इक्वल टू क्या होता है, i, ये हमने पढ़ा है, तो s भी हमारा क्या हो जाएगा 1000 और i भी हमारा क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, गिवन दैट s इज इक्वल टू -25 प्लस 0.5 y एंड i इज इक्वल टू 5000, फाइंड इक्विलिब्रियम y एंड इक्विलिब्रियम c। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इक्वेशन हमारी होती है s इज इक्वल टू i। s किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है, तो i s की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। s की वैल्यू है -25 प्लस 0.5 y इज इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है 5000, तो इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से हम y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू आई हमारी 10,050, तो इस y की वैल्यू को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे, जो s की वैल्यू आई है। इस वैल्यू में पुट करने से हमारे पास s की वैल्यू निकल आती है 5000। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू C प्लस एस, और C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस एस। तो यहाँ पर C के फॉर्मूले में y की और s की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, C निकल आएगा, जो हमारा कितना हुआ 5050। ऐसे ही आपको ये एक और इलस दी गई है, आप इसको करके देखेंगे और अपनी नोटबुक में भी करेंगे। और इस कंटेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज में है, आप उन सबको अच्छे से रीड करोगे, उनको रिवाइज करोगे। थैंक यू।